हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन हमने आपको ये बताया था कि मैटर दो तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। एक को बोलते हैं प्योर और दूसरे को बोलते हैं मिक्सचर, या इसी को बोलते हैं इम्प्योर। अब डिटेल में हमने बात की थी कि किस मैटर को प्योर बोलेंगे और किसको मिक्सचर या इम्प्योर बोलेंगे। उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जैसे हैं, कंपोजिशन फिक्स है और उनको किसी सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसको प्योर बोलेंगे। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक से ज़्यादा तरह के हैं, कंपोजिशन भी फिक्स नहीं है और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को किसी सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको बोलते थे मिक्सचर। ठीक, फिर हमने प्योर में बात की थी कि प्योर भी दो तरीके से डिवाइड होते हैं। एक को बोलते हैं एलिमेंट्स और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। इस पे भी हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि किसी प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट कब बोलेंगे और किसी प्योर सब्सटेंस को कंपाउंड कब बोलेंगे। तो इसका एक बेसिक जो क्राइटेरिया है, प्योर तो वो हो गया जिसका कंपोजिशन फिक्स हो, एक ही टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो और उनको अलग नहीं कर सकते। लेकिन उनमें से भी वो प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के एटम इन्वॉल्व हो, सिंगल टाइप ऑफ एटम, सिंगल टाइप ऑफ एटम हो, तो उसको बोलेंगे एलिमेंट। और जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में एक से ज्यादा तरह के एटम हो, तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। जैसे हमने एलिमेंट में कहा था कि टिल टुडे, आज की डेट तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है और इन्हीं 118 एलिमेंट्स से मिलके दुनिया के सारे कंपाउंड बने हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम होते हैं। मतलब एक ही तरह के एटम जब आपस में कंबाइंड होंगे तो एलिमेंट बनेगा और कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसको वो मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे भी हमने एलिमेंट और कंपाउंड पे भी ढेर सारी बातें कर ली थी। अब बेटा एलिमेंट जो हैं इनको भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं मेटल्स, एक को बोलते हैं नॉन मेटल और तीसरे को बोलते हैं सेमी मेटल, या इसी का एक और नाम है मेटलॉइड्स। और जो मॉलिक्यूल हैं इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक और दूसरे को बोलते हैं ऑर्गेनिक। ठीक, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया था प्योर का। अगर हम इम्प्योर में आते हैं तो हमने कहा था कि इम्प्योर वो सब्सटेंस है जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक से ज़्यादा होंगे, कंपोजिशन भी फिक्स नहीं होगा, ये किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकते हैं और इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। और इसको जब हमने क्लासिफाई किया था तो हमने एक को बोला था होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग एक और नाम देते हैं, वो होता है ट्रू सॉल्यूशन, या इसको सेल्फ सॉल्यूशन बोलते हैं। आप ट्रू सॉल्यूशन बोलें या सेल्फ सॉल्यूशन बोलें, कोई फर्क नहीं है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो दो तरह के हैं, एक है कोलॉइडल सॉल्यूशन और दूसरा है सस्पेंशन। सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अपना पूरा क्लासिफिकेशन था मैटर का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन है। एक को बोला प्योर, दूसरे को बोला इम्प्योर या मिक्सचर। फिर प्योर के दो पार्ट हो गए, मान लो हमने इसको नीचे लिखा, फर्स्ट और सेकंड। इम्प्योर के भी दो पार्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फिर प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसको भी हमने तीन तरह से डिवाइड किया, ABC, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स, और जो कंपाउंड्स हैं उनको भी दो तरीके से डिवाइड किया। एक को बोला इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे को बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोजेनियस मिक्सचर जो होगा उसी का दूसरा नाम हमने आपको बताया ट्रू सॉल्यूशन, या सिर्फ आप सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये भी दो तरीके के होते हैं, एक को हम लोग बोलेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन और दूसरे को बोलेंगे सस्पेंशन, ठीक है। अब इस पूरे चार्ट में हमने एलिमेंट की बात कर ली थी और कंपाउंड की बात कर ली थी। अब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल, ये हमको देखना था। फिर उसके बाद कंपाउंड का, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। तो हमने आपको बताया बेटा कि आज के डेट तक 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं और इन 118 एलिमेंट को फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं मेटल्स, दूसरे को बोलते हैं सेमी मेटल और तीसरे को बोलते हैं नॉन मेटल, ठीक है। मेटल्स, सेमी मेटल्स और नॉन मेटल। अब ये क्लासिफिकेशन जो है एलिमेंट का मेटल्स, सेमी मेटल्स और नॉन मेटल, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे बेस है। तो एक एक करके हम बात करें। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, और वो भी कब, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इनके फिजिकल स्टेट की बात करें तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। जो सेमी मेटल है ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो जाते हैं, गैस भी होते हैं। नॉन मेटल्स के साथ सबसे अच्छी बात है कि ये नॉन मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है
लिक्विड भी हैं और गैसेज भी हैं। फिजिकल स्टेट मेटल की सॉलिड होती है। अब आप कहोगे कि सर सारे मेटल की फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगी, तो मेरा जवाब है नहीं, एक्सेप्ट कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, और ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है मरकरी। Hg जो है मरकरी है, ये मेटल है और रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। ठीक। नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो आपको ये चीज ये ध्यान रखना है कि लगभग सारे के सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी जो लिक्विड होता है। आपने देखा भी होगा जो थर्मामीटर होता है ना बेटा, इससे हम लोग अपना फीवर चेक करते हैं कि कितना फीवर है, तो उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो मरकरी ही होता है, और वो सॉलिड नहीं है तो मेटल बट सॉलिड नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई फिजिकल स्टेट की बात। अब बात करें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखो सेमी मेटल के बारे में समझ लो। सेमी मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी मेटल के जैसी होगी और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के जैसी होगी। तो सेमी मेटल के बारे में हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेमी का मतलब होता है हाफ। कहीं भी साइंस में सेमी आ जाए तो इसका मतलब होता है हाफ, मतलब ये आधे मेटल है। तो आधे मेटल का मतलब ये आधे नॉन मेटल है, और आधे का मतलब ये नहीं कि एक ही पार्ट में इधर मेटल होगा इधर नॉन मेटल होगा। इसका मतलब ये है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के जैसे होंगी और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के जैसी होंगी। ठीक है, तो मेन हमको यहाँ पे पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, आपको इनकी लिस्ट में दे दूंगा, पीडीएफ में दे ही रखा है, आपको बस सेमी मेटल्स कौन कौन से हैं वो याद रखना है। निमोनिक्स भी मैंने बना रखी है, उसके हिसाब से आप याद रख लेंगे। अब बात करते हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स हो गए सॉलिड, और नॉन मेटल सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे, गैस भी होंगे। जैसे आप बात करोगे कि कुछ नॉन मेटल बताइए जो सॉलिड है, कुछ लिक्विड है और गैस है। तो सॉलिड में भी ढेर सारे हैं, बोरान है, कार्बन है, ये सॉलिड हो जाएंगे। लिक्विड ब्रोमीन Br2, ब्रोमीन लिक्विड होता है। और गैस में तो बहुत सारी है बेटा, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। तो ये सब गैसेज हो गई, और ये सब के सब क्या हैं, नॉन मेटल्स। ठीक, अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। जो मेटल होते हैं ना बेटा, ये सॉलिड हैं, तो इस वजह से ये हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं। अब फिर वही बात आएगी, हर प्रॉपर्टी में आपको एक दो एक्सेप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम है तो मेटल, लेकिन ये हार्ड नहीं होते हैं। आप सोडियम और पोटेशियम मेटल का अगर आपके पास टुकड़ा हो तो उसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चाकू से कटने का मतलब ये हुआ कि वो हार्ड नहीं है। तो आप इस सेक्शन में कि जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। आप इसको ध्यान रखेंगे। और जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल के अंदर एक अपनी स्पेशल साइन होती है। हर मेटल की अपनी एक साइन होती है। हर मेटल की अपनी एक स्पेसिफिक साइन होती है। जैसे आपने गोल्ड देखा होगा तो गोल्ड की अपनी साइन है, सिल्वर का अपना साइन है, अपनी चमक है, प्लेटिनम उसका अपना एक स्पेसिफिक चमक होती है प्लेटिनम की, आयरन है तो आयरन का अपना एक अलग चमक होता है, अपनी एक अलग साइन होती है। तो ये इनके अंदर एक अपनी स्पेशल चमक होती है और इसी चमक को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं लस्टर। तो जो मेटल्स होते हैं ये लस्टरस होते हैं। लस्टरस मतलब इनकी अपनी एक स्पेसिफिक साइन होती है, चमक होती है। और जो नॉन मेटल होते हैं ये नॉन लस्टरस होते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक चमक नहीं होती। लेकिन आपको एक ऐसा नॉन मेटल मिलेगा जिसकी अपनी चमक होती है। नॉन मेटल जिसकी अपनी एक स्पेसिफिक चमक होती है, लस्टरस होता है, वो है आयोडीन, I2। आयोडीन की अपनी एक चमक होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नॉन मेटल नॉन लस्टरस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़ के। अच्छा, जो बच्चे अपने से पढ़ रहे हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है डायमंड कि डायमंड एक्चुअल में क्या है, ये कार्बन है और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है और डायमंड की चमक होती है। तो बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं कि सर डायमंड भी तो कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है और डायमंड की चमक होती है। तो बेटा डायमंड की जो चमक होती है वो कार्बन की वजह से नहीं होती है, उस पर फिजिक्स लगता है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअल में डायमंड के अंदर जो सनलाइट जाती है या जो लाइट जाती है तो बाहर नहीं निकलती है, उसी में बार बार रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो उस रिफ्लेक्शन के वजह से डायमंड की चमक आती है। ठीक है ना। तो आप इसमें डायमंड मत याद रखना कि डायमंड नॉन मेटल है, इसके अंदर भी चमक है। ठीक है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। जो लाइट एक बार डायमंड में इंटर करी तो वो बार बार अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है, इस वजह से वो चमक आती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। अब आप कहोगे कि मैलिएबल क्या होता है। मैलिएबल का मतलब होता है ये बेटा कि अगर किसी सब्सटेंस को आप हैमरिंग करो, उस पर हथौड़ा मारो, तो वो पतली शीट के रूप में बन जाता है, पतली शीट का शेप ले ले। जैसे मान लीजिए आपके पास लोहा है, आयरन है, तो आप आयरन की रॉड पे अगर हैमरिंग करो तो वो टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, एक शीट के रूप में, एक शीट के रूप में वो अपना शेप ले लेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कि हैमरिंग करने से अगर कोई चीज़ एक शीट का रूप ले लेता है, पतली शीट बन जाती है उसकी, वो टूटता नहीं है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबल। और जितने मेटल्स होते हैं सब मैलिएबल होते हैं। आपने देखा भी होगा कि कभी आप ज्वेलर्स की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वो सिल्वर को या गोल्ड को पीट के जो चाहे, जिस शेप में चाहे उस शेप में वो कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर की प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। इसी मैलिएबिलिटी की वजह से वो शीट का रूप लेते हैं, अदरवाइज हैमरिंग करने से वो टूट सकते थे। जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं।
इनके अंदर सीट की प्रॉपर्टी हैमरिंग करने से ये सीट में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे कार्बन, तो कार्बन आपको कोयले के रूप में मिलता है। अब कोयले पे आप हथौड़ा मारो तो क्या होगा, वो सीट के रूप में होगा कि टूट जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाने की वजह से उसको हम बोलते हैं नॉन मैलिएबल। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है डक्टाइल। डक्टाइल, डक्टिलिटी क्या होती है बेटा, कि अगर हम कोई सब्सटेंस है और उसको खींचें, प्रेशर लगाएं, तो वो एक थिन वायर के रूप में खिंचता चला जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल या डक्टिलिटी। सब्सटेंस को बोलेंगे डक्टाइल और प्रॉपर्टी होगी डक्टिलिटी। तो जितने मेटल्स होते हैं उनके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मीन्स कि उनको अगर आप खींचो, स्ट्रेच करो, तो वो टूटने के बजाय वो एक थिन वायर के रूप में खींचते चले जाते हैं। ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं होती है। तो नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, फिर एक और प्रॉपर्टी आप समझ लो मेटल की, कि जितने मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन इसमें भी आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, एक अपवाद है इसका, और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? हमने कहा कि कार्बन के ही दो रूप हैं। कार्बन का एक रूप है डायमंड और कार्बन का एक रूप है ग्रेफाइट। डायमंड सबने देखा होगा, ग्रेफाइट मैं आपको दिखाता हूं कहाँ होता है। आपकी पेंसिल जो होती है ना बेटा, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है जिससे आप लिखते हो वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो पेंसिल सेल होते हैं या जो सेल आप ट्रांजिस्टर में, टीवी रिमोट में यूज़ करते हो, बैटरीज में यूज़ करते हो, टार्च में यूज़ करते हो, तो टार्च के अंदर जो सेल होता है उस सेल को तोड़ के देखो तो उसके अंदर एक रॉड होती है ब्लैक कलर की। वो रॉड क्या होती है? ग्रेफाइट की रॉड होती है। ठीक है, और ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है मेटल्स और नॉन मेटल की। सेमी मेटल के बारे में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सेमी मेटल वो एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी कुछ तो मेटल के जैसी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टी उनकी नॉन मेटल के जैसी होती है। ठीक है, तो ये हो गया प्योर में एलिमेंट के बारे में डिटेल से। अब प्योर में दूसरा बचा था कंपाउंड। कंपाउंड, तो कंपाउंड को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो क्लासिफिकेशन है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, एक्चुअल में ये क्लासिफिकेशन कंपाउंड का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब ये कहाँ से पाए जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड
जो मिनरल से मिलते हैं, मिनरल मतलब माइनिंग से, खदान से, जिनको हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, जमीन के अंदर से निकालते हैं, माइनिंग करके निकालते हैं, उस सब्सटेंस को मिनरल कहते हैं। और मिनरल से मिलने वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जिनकी ओरिजिन लिविंग बीइंग से होती है, चाहे वो प्लांट से हो चाहे एनिमल से हो, तो इनकी ओरिजिन जो क्या होती है, नेचुरल होती है। नेचर से, मतलब लिविंग बीइंग से, तो उसको हम लोगों ने ऑर्गेनिक बोला था। अब इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जो सिर्फ प्लांट या एनिमल से ही मिलेंगे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जो मिनरल से मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने लेवल पे बोल सकते हो। आज के डेट में ढेर सारे, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के हिसाब से एक क्लासिफिकेशन बहुत सही नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डिफिनीशन आप बता रहे हो कि ये लिविंग बीइंग से प्राप्त किए जाते हैं, ओरिजिन इनकी लिविंग बीइंग है, ये गलत है। ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी ओरिजिन, जिनको आप लैब में सिंथेसाइज करा सकते हो। तो फिर आप ये पूछोगे कि फिर हम कैसे जानें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो अभी आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी ओरिजिन लिविंग बीइंग से होती है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। आप इतना बोलो कि कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। एक्चुअल में ये बात भी गलत है। तो सब कुछ गलत ही है, तो हमको करना क्या है? करना क्या है कि इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी आपके लेवल पे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी ओरिजिन लिविंग बीइंग से होती है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी ओरिजिन मिनरल से, रॉक से या अर्थ क्रस्ट से होती है। और इसके अंदर आपको एसिड्स जानने हैं, बेसेस जानने हैं और सॉल्ट्स जानने हैं। ठीक है, अब इसको बहुत ज़्यादा आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, बस इतना तक आप ध्यान रखना। चलो अब आ जाते हैं हम लोग मिक्सचर पे। अब आ जाते हैं, इस तरह से हमारा प्योर पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मिक्सचर पे। तो मिक्सचर में हमने कहा था कि 2 या 2 से प्योर सब्सटेंस को मिलाने से जो मैटर बनता है उसको मिक्सचर बोलते हैं। यानी कि मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिक्स करेंगे। इस मिक्सिंग में दोनों सब्सटेंस का रेशियो कुछ भी हो सकता है, और बाद में हम चाहें तो सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा इन कंपोनेंट्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर में एक था होमोजीनियस मिक्सचर और एक था हेट्रोजीनियस। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक फ्लास्क में वाटर लिया, और वाटर आपको पता है कैसा होता है, प्योर होता है। इधर भी आपने
वाटर लिया, ये भी प्योर होता है। ठीक है, तो आपने दो अलग अलग बर्तन में वाटर लिया जो कि प्योर है, पहले वाले में आपने ग्लूकोज मिलाया तो ग्लूकोज भी प्योर होता है, और दूसरे में आपने सिलिका मिला दी, सिलिका, इसका फार्मूला होता है SiO2, रेत जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो इसमें आपने एक में सिलिका मिला दिया और एक में ग्लूकोज मिला दिया, और फिर इसको आपने क्या किया, एजिटेट कर दिया, हिला दिया, अच्छे से मिक्स करके और रख दिया। इसको भी आपने सिलिका मिलाया और इसको भी अच्छे से एजिटेट किया और रख दिया। थोड़ी देर रखने के बाद आपका क्या ऑब्जर्वेशन होगा बेटा, कि ग्लूकोज जब आपने मिक्स किया और उसको एजिटेट किया, हिला दिया चम्मच से, स्पून से उसको अच्छे से मिक्स कर दिया और रखने के बाद जो ए और बी, ए के केस में जो एक मिक्सचर बना है, उस मिक्सचर का जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज जैसे मान लीजिए कि आपने इस पॉइंट का कलर देखा और यहाँ का कलर देखा, यहाँ का कलर देखा, तो ये सारे कलर एक जैसे मिलेंगे। ठीक है, आपने यहाँ से लेके एक स्पून यहाँ से मिक्सचर उठाया और उसको टेस्ट किया, तो जो भी उसकी स्वीटनेस है, चाहे जो भी टेस्ट उसका आता है, फिर आपने बॉटम के पास से उठाया और टेस्ट किया, तो दोनों का टेस्ट सेम होगा। मतलब कि इस पूरे सॉल्यूशन में यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, इसका कलर होगा या इसकी डेंसिटी होगी या इसका टेस्ट होगा, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ऊपर से नीचे तक सेम होंगी, और इसी वजह से होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, तो ये पूरा सॉल्यूशन एक जैसा बनेगा। इसमें आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि यहाँ की प्रॉपर्टी और यहाँ की प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है, यहाँ के कलर और यहाँ के कलर में क्या फ़र्क है। तो ये जो मिक्सचर बनेगा ये होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। और हम बोलेंगे क्या कि होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसका कंपोजिशन, कंपोजिशन जैसे कंपोजिशन का मतलब भी समझ लो कि अगर आपने एक स्पून यहाँ से मिक्सचर उठाया और एक स्पून यहाँ से मिक्सचर उठाया, तो दोनों मिक्सचर में जो ग्लूकोज का अमाउंट होगा, ग्लूकोज की मात्रा होगी, वो सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से निकालेंगे तो ग्लूकोज कम होगा और नीचे से निकालेंगे तो ग्लूकोज कम ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, वो एक जैसा होगा। तो इसका कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है, कलर है, टेस्ट है, स्वीटनेस है या डेंसिटी है, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द सॉल्यूशन या मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन और प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। इसके केस में आपको क्या लगेगा कि आपने एजिटेट कर दिया, हिला दिया, रख दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो नीचे के सतह पे, बॉटम पे जो सिलिका के, रेत के जो मॉलिक्यूल थे वो ज़्यादा सेटल डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और इसके वजह से नीचे जो कलर होगा वो डार्क होगा और ऊपर का कलर लाइट होगा, हल्का होगा। ठीक है, तो ऊपर लाइट क्यों है? क्योंकि ऊपर सिलिका के पार्टिकल्स कम है, और नीचे डार्क क्यों है? क्योंकि रेत, मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो गई है, बैठ गई है, तो इसकी वजह से कलर डार्क आ रहा है।
ठीक है, मतलब ऊपर कम सिलिका के मॉलिक्यूल हैं और नीचे ज़्यादा हैं, तो कंपोजिशन चेंज हो रहा है। ठीक, आपने एक चम्मच यहाँ से लिया और एक चम्मच यहाँ से लेके पी लिया, एक्सपीरियंस कर लो कि यहाँ से पियोगे तो क्या होगा, यहाँ से पी लोगे तो पूरे मुंह में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि इस केस में दो प्योर सब्सटेंस को मिलाया, लेकिन ये जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर का कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम नहीं है, प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज are not same throughout the solution। पूरे सॉल्यूशन या मिक्सचर में प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होंगी, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया होमोजीनियस और ये हो गया हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस उसको बोलते हैं ऐसे मिक्सचर जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज पूरे मिक्सचर में एक जैसी होती हैं, जैसे कि वाटर के अंदर आपने ग्लूकोज मिला दिया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें पूरे मिक्सचर की प्रॉपर्टी और कंपोजिशन सेम नहीं होता है, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि आपने पानी के अंदर मिट्टी या रेत मिला के मिक्सचर बनाया। ठीक है, तो ये हो गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर को ही आज के डेट में हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर उसको बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा ये फिर दो तरह के होंगे, एक को बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन और एक को बोलते हैं सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो अब ये तीन अलग अलग मिक्सचर हो गए, एक हो गया ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा हो गया सस्पेंशन। ठीक है, तो इन तीनों को अलग अलग करके हमको एक एक करके पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, या सिर्फ इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं कि बेटा बताओ ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन क्या है? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर प्योर सब्सटेंस। जो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस के मिलाने से होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, इसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस। और सब्सटेंस कैसे होने चाहिए? प्योर। जैसे आपने वाटर और ग्लूकोज को मिला के एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया, तो अब ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिक बात यही है कि जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो इस होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है,
अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि ये होमोजीनियस होता है। और होमोजीनियस होने का मतलब आप समझ चुके हैं कि कंपोजिशन और प्रॉपर्टी थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होगा, प्लेस टू प्लेस ये चेंज नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन की क्या होती है कि ट्रू सॉल्यूशन में जो आपने डिसॉल्व किया है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल की साइज होगी ये लेस देन 1 नैनोमीटर होगी, लेस देन 1 नैनोमीटर। ट्रू सॉल्यूशन के केस में जो पार्टिकल की साइज होगी वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगी। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा नैनोमीटर कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 10⁻⁹ है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 पावर और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगर इसी को एंगस्ट्रॉम में लिखो तो ये 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये कन्वर्जन फैक्टर भी ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है कि ट्रू सॉल्यूशन के केस में जो पार्टिकल की साइज होगी वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगी। और ये साइज बेटा बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि आप इस पार्टिकल को नेकेड आई, इवन आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो। तो पार्टिकल कैन नॉट बी seen even with microscope। जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं इनकी साइज बहुत छोटी होती है। कितनी होती है? लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। इस वजह से इनको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से भी देख नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रू सॉल्यूशन की? ट्रू सॉल्यूशन को आप किसी फिल्टर पेपर से पेपर के हेल्प से इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि ये होमोजीनियस होता है और पार्टिकल की साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसके पार्टिकल को आप नेकेड आई या माइक्रोस्कोप के भी हेल्प से नहीं देख सकते। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, कितने तरह के टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने तरह के सॉल्यूशन हैं। मतलब ये सॉल्यूशन का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। और मैंने आपको बताया था जिस दिन हम लोग मैटर क्लासिफाई कर रहे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्योर, इम्प्योर, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें बेसिस बताना होता है, आधार, कि किस आधार पे, किस बेस पे
आप ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे सिंपली बोल देता हूँ कि बेटा अपने क्लास को आप 2 या 3 क्लासेस में, मतलब 2 या 3 कैटेगरी में अलग अलग क्लासीफाई कर दो, तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि किस बेसिस पे करना है। जैसे मैंने बोला जेंडर के बेसिस पे, तो गर्ल्स एक तरफ, बॉयज एक तरफ। मैंने बोल दिया मार्क्स के बेसिस पे, पढ़ाई के बेसिस पे, तो जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं वो एक तरफ, जो कम मार्क्स वाले वीक बच्चे हैं वो एक तरफ। खेलने के बेसिस पे, तो जो बच्चे खेलते हैं वो एक तरफ, जो नहीं कोई गेम नहीं खेलते उनको एक तरफ। कहने का मतलब कि हमको बेसिस बताना जरूरी होता है। तो जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे या टाइप ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये टाइप किस बेसिस पे हम लोग बता रहे हैं। तो इसमें अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा, और पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे अभी हमने सॉल्यूशन की डिफिनीशन में कहा था ना कि जब 2 या 2 से अधिक, 2 आर मोर देन 2, 2 आर मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस मिक्स करोगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, और होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो यही है कि आपने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने दिए हैं, कितने कंपोनेंट्स मतलब कितने प्योर सब्सटेंस को आपने मिक्स किया है। कम से कम तो 2 मिक्स करना है, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो इसी बेसिस पे कि आपने कितने प्योर सब्सटेंस को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट कि कितने प्योर सब्सटेंस को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है, इसके बेसिस पे जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो कई तरह के होते हैं। हमको सिर्फ 3 तरह से पढ़ना है। पहला है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाई का मतलब होता है बेटा 2, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो, सिर्फ 2 ही प्योर सब्सटेंस को मिलाया गया हो और होमोजीनियस मिक्सचर बनाया गया हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब जैसे मान लीजिए आप वाटर और इसमें ग्लूकोज मिला रहे थे, तो आपने 2 ही प्योर सब्सटेंस मिलाए, एक वाटर और दूसरा ग्लूकोज, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है ना, सिंपल है बेटा। बाई मतलब 2, यानी कि जिसमें 2 ही प्योर सब्सटेंस मिला के सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इन विच 2 कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड to form a homogeneous mixture is known as binary solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। सेकेंड हो गया टर्नरी। साइंस में टर्न मतलब होता है 3, तो ऐसे इसमें 3 कंपोनेंट्स हो, 3 कंपोनेंट्स हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 3 प्योर सब्सटेंस को मिला के होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, बस नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ाते जाना है। अगला होता है क्वाटनरी। क्वाटनरी सॉल्यूशन, क्वार्टर मतलब होता है 4, तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट्स हो, उसको बोलते हैं
क्वाटरनरी सॉल्यूशन। मतलब कि क्वाटरनरी सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 4 प्योर सब्सटेंस को मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, सिंपल है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 हैं तो बाइनरी, 3 है तो टर्नरी, 4 है क्वाटरनरी। ठीक है, तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा है सॉल्यूशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ amount of solute, on the basis of relative amount of solute, on the basis of relative amount of solute। देखो बेटा, जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हो तो इसमें जो एक्सेस में होता है, जो लार्ज अमाउंट में होता है, इसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो बाहर से कम अमाउंट में मिलाया जाता है, लेस अमाउंट में मिलाया जाता है, उसको सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो अगला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जैसे मान लीजिए आपने 250 ml वाटर लिया और इसमें 10 ग्राम शुगर मिला दिया और होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया। फिर आपने 250 ml ही वाटर लिया और इसमें शुगर मिला दिया 250 ग्राम। तो दोनों केस में फर्क क्या है? दोनों में ही आपने वाटर में शुगर मिलाया है, सिमिलरिटी हो गई। फर्क क्या है कि एक में शुगर आपने थोड़ा सा मिलाया है और एक में आपने शुगर बहुत ज़्यादा मिलाया है। तो इस बेसिस पे कि जो आप सॉल्यूट मिला रहे हैं उसका अमाउंट बहुत कम मिला रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मिला रहे हैं, इस बेसिस पे जब आप सॉल्यूशन को डिवाइड करते हो, क्लासिफाई करते हो, तो 2 तरह के सॉल्यूशन आते हैं। एक को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरे को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन इन विच amount of solute is large with respect to solvent। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जो सॉल्यूट होगा उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे जब कभी आप लैब में जाओगे तो लैब में जो सल्फ्यूरिक एसिड रखी होती है बॉटल में रखी मिलेगी और उस बॉटल के ऊपर लिखा होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और उसी के नीचे लिखा होता है 98%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टोटल सॉल्यूशन आपने 100 ml लिया है या 100 ग्राम लिया है तो इसमें से 98 ग्राम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है और सिर्फ 2 ग्राम क्या है? वाटर है। ठीक है बेटा, तो
ऐसा सॉल्यूशन क्या लाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 98% सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सॉल्यूशन in which amount of solute is large के जगह पे कम हो जाएगा, less with respect to solvent। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे आपने सुना होगा कि किसी की जब तबीयत खराब होती है तो उसको फ्लूइड चढ़ाया जाता है, जिसको आप ग्लूकोज बोलते हो, कि फला आदमी की तबीयत खराब हो गई तो उसको ग्लूकोज दिया जा रहा है, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। एक्चुअल में ग्लूकोज जो होता है वो सलाइन वाटर होता है, नमक का पानी होता है, और वो होता है 0.9% NaCl सॉल्यूशन। 0.9% NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब कि 100 सॉल्यूशन में सिर्फ 0.9% क्या है? NaCl है, और बाकी 99.1% क्या है? वाटर है। तो इसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये कौन सा सॉल्यूशन है? सैलाइन वाटर। इसको ध्यान रखना कि सैलाइन वाटर, जो नॉर्मल सैलाइन वाटर होता है, उसका कंसंट्रेशन होता है 0.9%। ठीक है बेटा, तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब तीसरा है on the basis of solubility। on the basis of solubility अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन क्लासिफाई करें, उसके पहले तो हमको यही समझना है कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी क्या है? तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा, जैसे मान लो आपने 250 ml वाटर लिया रूम टेम्परेचर पे। हमने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने 250 ml वाटर लिया और इसमें शुगर मिलाना शुरू किया। तो पहले आपने थोड़ा सा शुगर मिलाया, ये शुगर आएगा और ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में आके डिजॉल्व हो जाएगा। आपने और मिलाया तो और डिजॉल्व होंगे, और मिलाया और डिजॉल्व होंगे, मिलाते जाएंगे डिजॉल्व होता जाएगा। ठीक है, बट एक कंडीशन ये आएगी, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ना बढ़ाना है ना घटाना है। आप इसमें मिलाते जाएंगे, डिजॉल्व होता जाएगा, घुलता जाएगा। इसके बीच में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस में शुगर क्या होगा? डिजॉल्व होकर अपने आप को सेट करता जाएगा। लेकिन एक समय के बाद ऐसा आएगा कि ये शुगर डिजॉल्व होना बंद हो गया। जैसे मान लो आपने पहले 10 ग्राम मिलाया, डिजॉल्व हो गया, फिर 5 ग्राम और मिला दिया, 15 ग्राम डिजॉल्व हो गया, 25 ग्राम डिजॉल्व हो गया, फिर 30 ग्राम डिजॉल्व हो गया। करते करते मान लो आपने 100 ग्राम किया, और जैसे ही 100 ग्राम किया तो अब डिजॉल्व होना बंद हो गया, वो नीचे जाके सेटल होने लगा, बैठने लगा। ठीक है, तो आप मैक्सिमम इस 250 ml वाटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम कितना डिजॉल्व कर लिए? मान लीजिए 100 ग्राम, तो यही 100 ग्राम इस सॉल्यूट की इस गिवन सॉल्वेंट में इस टेम्परेचर पे कहलाएगी
सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो किसी गिवन सॉल्वेंट में गिवन टेम्परेचर पे डिजॉल्व हो सके, वही कहलाती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहें उतना घोल सकते हैं, उसका एक मैक्सिमम अमाउंट फिक्स है कि इसके बाद अब नहीं घुलेगा। तो वही मैक्सिमम अमाउंट जो किसी दिए गए सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व कर सकते हो कहलाती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब आगे की बात समझने के लिए मान लो कि इस केस के लिए जो सॉल्युबिलिटी थी वो x ग्राम थी, मतलब मैक्सिमम x ग्राम आप 250 ml में डिजॉल्व कर सकते हो। x ग्राम से ज़्यादा अगर आपने डाला तो अब ये डिजॉल्व नहीं होगा, तो ये x ग्राम क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। हाँ, आपने वाटर का अमाउंट बढ़ा दिया तो फिर और डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो और डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए देखा होगा अभी आपने, जब आप लोग शिकंजी बनाते हो ठंडे पानी में, तो उसमें चीनी, शुगर आसानी से नहीं घुलता है, लेकिन वही जब आप उसको गर्म कर देते हो, जलेबी के लिए बनाते हो, तो वो आसानी से घुल जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से ना सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, डिजॉल्व होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। खैर, आपको ध्यान ये रखना है कि सॉल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। किसी दिए गए सॉल्वेंट में दिए गए टेम्परेचर पे सॉल्यूट की जो मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो सकती है, वही मैक्सिमम अमाउंट इस सॉल्यूट की इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी कहलाती है। आप सॉल्वेंट चेंज कर दोगे तो भी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, उसका अमाउंट चेंज कर दोगे तो भी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तब भी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते समय आपको सॉल्यूट फिक्स रखना है, सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स रखना है, टेम्परेचर फिक्स रखना है, और ये सब कुछ फिक्स होके कितना मैक्सिमम घोल सकते हो वही कहलाएगी सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, तो ये हो गई सॉल्युबिलिटी। अब इसके बाद सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जो हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं वो तीन तरीके से आते हैं। पहले को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरे टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरे टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने